हेलो फ्रेंड्स, मैं आरिफ मोहम्मद। आज का अपना टॉपिक है 12th आरबीएससी केमिस्ट्री का ठोस अवस्था, द सॉलिड स्टेट। इसी के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि सॉलिड स्टेट या ठोस अवस्था होती क्या है। कोई भी प्रावस्था की हम बात करें, कोई भी प्रावस्था यानी द्रव की तीन प्रावस्थाएं, कोई भी पदार्थ है उसकी तीन प्रावस्थाएं होती हैं। तीनों प्रावस्थाएं यहाँ पे शो की गई हैं: ठोस प्रावस्था, द्रव प्रावस्था और गैस प्रावस्था। ये तीनों प्रावस्थाएं किस प्रकार से बनती हैं? अगर अवयवी कण को अगर अपने गोला माने, तो यदि अवयवी कण बहुत ही पास पास इस प्रकार से व्यवस्थित रूप से, बहुत जिनके बीच में किसी भी प्रकार का गैप न हो और इनकी व्यवस्था नियमित हो या कई बार अनियमित भी होती है जैसे क्रिस्टलीय ठोसों में, तो इसके फलस्वरूप जो व्यवस्था बनती है उसको हम कहते हैं ठोस अवस्था। इसी प्रकार से अवयवी कण अव्यवस्थित रूप से उपस्थित हो और इनके मध्य, अवयवी कणों के मध्य की दूरी है वो ठोस अवस्था की तुलना में अधिक हो। यहाँ पे अधिक दूरी से मतलब ये है कि अवयवी कणों के मध्य लगने वाले अंतराण्विक बल का मान ठोस अवस्था की तुलना में कम होता है। फलस्वरूप द्रव अवस्था का निर्माण होता है। गैस अवस्था की हम बात करें तो गैस में क्या होता है? अवयवी कण एक दूसरे से अत्यधिक दूरी पर उपस्थित होते हैं और इनके मध्य लगने वाले अंतराण्विक बल का मान ना के बराबर होता है। इस प्रकार से गैस अवस्था बनती है। अतः हम कह सकते हैं कि ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों प्रावस्थाएं अवयवी कणों के मध्य लगने वाले अंतराण्विक बल का परिणाम होती हैं। एक उदाहरण की हम बात करें तो द्रव, जल, द्रव का उदाहरण लेते हैं जो कि जल एग्जाम्पल लिया अपन ने। जल द्रव अवस्था में पाया जाता है, परंतु यदि जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे नीचे टेम्परेचर तक हम ठंडा करें तो जल बर्फ में बदल जाता है। यानी जो द्रव था वो ठोस प्रावस्था में बदल जाता है। इसी प्रकार से यदि जल को 100 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे हाई टेम्परेचर पे गर्म करें तो जल वाष्प में बदल जाता है, जो कि जल की होती है गैस प्रावस्था। गैस में बदल जाता है। यानी एक ही प्रकार का द्रव्य, जिसे अपन ने जल H2O कहा है, और इस H2O से ही जो द्रव अवस्था में होता है, इसको ठोस अवस्था में बर्फ के रूप में भी प्राप्त किया जा सकता है और गैस प्रावस्था वाष्प के रूप में भी प्राप्त किया जा सकता है। इसी ठोस प्रावस्था में आगे की हम बात करते हैं कि ठोस होते कितनी प्रकार के हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है विभिन्न बंधन बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। ठोस विभिन्न बल, यहाँ पे जो बल वर्ड यूज किया गया है, बल से यहाँ पे अभिप्राय है कि ठोस में उपस्थित जो अवयवी कण हैं उनके मध्य किस प्रकार का बल उपस्थित है। वह बल, उसी बल के आधार पे ठोस कितनी प्रकार के हो सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहली जो कैटेगरी है वह है आणविक ठोस या मॉलिक्यूलर सॉलिड। आणविक शब्द बना है अणु से। मॉलिक्यूलर में मॉलिक्यूल, जो कि इंग्लिश वर्ड है अणु का। तो आणविक ठोस यानी यहाँ पे जो अवयवी कण होगा वह अणु होगा। अणु, किस प्रकार का अणु उपस्थित है उसी के आधार पे यहाँ पे जो ठोस है, यहाँ पे अवयवी कण परमाणु भी हो सकते हैं, तो किस प्रकार का अणु होगा उसी के आधार पे इस आणविक ठोस को हम अगेन 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है हमारी अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुव, जो अध्रुव है इसका मतलब है यहाँ पे अणु में ध्रुवण उपस्थित नहीं होता है। ध्रुवण क्या होता है ध्यान दीजिए। 2 परमाणु हैं, एक
दो परमाणु हैं, एक ए और दूसरा बी। इन्होंने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की। यदि ए और बी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो यह युग्म दोनों परमाणुओं के मध्य उपस्थित होगा, यानी न तो ये ए की ओर जाएगा न ही ये बी की ओर जाएगा। इस प्रकार से जो अणु बना है उसे कहते हैं अध्रुवीय अणु। तो इस प्रकार के ठोसों में अध्रुवीय अणु उपस्थित होता है। ये जो ठोस है सामान्य जो ताप होता है उस पर द्रव या गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। इन्हें केवल जो बहुत ही लेस टेम्परेचर होता है उसमें ठोस अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। इसके एग्जाम्पल जैसा कि अपने को गिवन है O2, N2, Cl2, CH4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, ये सारे के सारे अध्रुवीय आणविक ठोस है क्योंकि इनके अणुओं के मध्य ध्रुवण नहीं पाया जाता है। इसके अलावा अध्रुवीय है तो किस प्रकार के विलायकों में डिजोल्व होंगे? समान समान को घोलता है। तो अध्रुवीय है तो यह अध्रुवीय विलायकों में ही विलय होंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बनता है कि कमरे के ताप पर कौन सा अध्रुवीय कमरे के ताप पर पाया जाने वाला अध्रुवीय आणविक ठोस कौन सा होता है? तो इसका उदाहरण जो आंसर है वो होगा आयोडीन। आयोडीन कमरे के ताप पर पाया जाने वाला अध्रुवीय आणविक ठोस है जो 12वीं क्लास की परीक्षा के आधार पर भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। आगे इसके पश्चात हम बात करते हैं नेक्स्ट जो कैटेगरी है आणविक ठोसों में वह है ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय वर्ड है ध्रुवीय, इसका मतलब है यहाँ पे अणु में ध्रुवण उपस्थित होगा। ध्रुवण का मतलब है मान लीजिए दो परमाणु हैं X और Y, इन्होंने एक बंध बनाया और यदि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन युग्म है उसके हमें डिस्कस करना है, तो यहाँ पे X और Y ने एक बॉन्ड बनाया तो मान लीजिए X की विद्युत ऋणता Y से कम है, विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Y से कम है, X की विद्युत ऋणता Y से कम है। तो ऐसा होने पे क्या होगा, जो साजित युग्म है वह Y की ओर शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा होने से X पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और Y पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके फलस्वरूप जो स्पीशीज बनी है इसे कहते हैं द्विध्रुव। यानी ध्रुवीय आणविक ठोसों में जो अणु होगा उसमें स्थायी द्विध्रुव उपस्थित होगा और दो अणुओं के मध्य द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाएगा। ठीक है। इसके पश्चात आगे हम बात करें तो क्योंकि इसकी नेचर ध्रुवीय है, द्विध्रुव पाया जा रहा है, तो यह ध्रुवीय विलायकों में विलय होगा, ध्रुवीय विलायकों में विलयशील होगा। तो किस प्रकार के अणु इसका एग्जाम्पल होंगे? वे अणु जिनमें स्थायी द्विध्रुव पाया जाता है, लाइक हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफॉर्म, इसके एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं जिनमें स्थायी द्विध्रुव उपस्थित होता है। नेक्स्ट कैटेगरी है हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। हाइड्रोजन बंध वर्ड आते ही सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। यदि इनमें से किसी के साथ भी हाइड्रोजन बंधित हो, फ्लोरीन के साथ हो सकता है, ऑक्सीजन के साथ हो सकता है, नाइट्रोजन के साथ हो सकता है, क्योंकि ये उच्च विद्युत ऋणी परमाणु, ये कौन? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन उच्च विद्युत ऋणी परमाणु हैं। अतः यहाँ पे इनके बारे में हम बात करें तो इनकी उच्च विद्युत ऋणी परमाणु होने के कारण इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है और अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण होता क्या है देखिएगा, जैसे हाइड्रोजन और फ्लोरीन ने बंध बना रखा है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है इसलिए यह फ्लोरीन
इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींच लेगा, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव और फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। इसी स्थिति में एक अन्य हाइड्रोजन फ्लोराइड अणु को अपन इमेजिन करते हैं, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव है, फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव है। इस स्थिति में क्योंकि देखिए हाइड्रोजन पे पॉजिटिव है और फ्लोरीन पे नेगेटिव है पार्शियली, तो इन दोनों में ऑपोजिट चार्ज के कारण क्या आएगा, आकर्षण आएगा। इसी आकर्षण को कहते हैं हाइड्रोजन बंध। तो ऐसे ठोस जिनमें हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है उन्हें इस कैटेगरी में रखा जाता है। तो इसके एग्जाम्पल है, एग्जाम में 12th क्लास में बहुत लास्ट ईयर्स भी क्वेश्चन, बिफोर लास्ट ईयर या उससे पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, फिर पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोसों के उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे उदाहरण होगा हाइड्रोजन फ्लोराइड, जल, अमोनिया एंड एसिटिक एसिड। यहाँ पे इसका ये जो एग्जाम्पल दे रखे हैं इनमें से 2-3 एग्जाम्पल याद रखिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। इसके पश्चात आगे हम बात करें तो नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी आयनिक ठोस। आयनिक ठोस नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, यहाँ पे अवयवीय कण आयन होंगे, अवयवीय कण आयन होंगे। आयन आयन 2 प्रकार के होते हैं, कैटायन एंड एनायन, यानी धनायन और ऋणायन। धनायन ऋणायन ऑपोजिट चार्ज के कारण इनके मध्य परबल जो बंध पाया जाता है उसको आयनिक बंध कहते हैं। और दो जो यहाँ पे दो जो अलग अलग यौगिक जो कण होते हैं उनके मध्य परबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। आयनिक है तो इसलिए यह डिजोल्व किस में होगा, यह डिजोल्व होगा ध्रुवीय विलायकों में, यह डिजोल्व होगा। इसका जो एग्जाम्पल हमें दिया है NaCl, ये देखिए NaCl ठोस अवस्था में NaCl के जो आयन धनायन ऋणायन है, सोडियम और क्लोराइड धनायन, सोडियम धनायन और क्लोराइड ऋणायन है, इस प्रकार से अरेंज होते हैं। यहाँ पे जो ग्रीन पार्टिकल्स हैं वो क्लोरीन है और जो ब्लू पार्टिकल्स हैं ये सोडियम है। यहाँ पे इसका अरेंजमेंट अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या ये धनायन ऋणायन यहाँ मूव कर सकते हैं, गमन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ठोस अवस्था में जो आयनिक यौगिक होते हैं वे आयनिक ठोस होते हैं, वे विद्युत का चालन नहीं कर सकते हैं। परंतु यदि इन्हें जल में घोल लिया जाए, यदि इन्हें वाटर में डिजोल्व कर लिया जाए तो प्लस और माइनस धनायन और ऋणायन के बीच की दूरी बढ़ जाती है। इस स्थिति में प्लस माइनस टर्मिनल की ओर गमन करता है और माइनस प्लस टर्मिनल की ओर गमन करता है और रिजल्टिव यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शो की जाती है। इसके पश्चात नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो NaCl का क्रिस्टल है वो यहाँ पे शो कर दिया। इसको समझने के लिए हम इस प्रकार से देख सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर को देखिए, जो पर्पल पार्टिकल है वह सोडियम है और ग्रीन पार्टिकल क्लोराइड है। यहाँ पे अगर अपन इसको ऑब्जर्व करें तो प्रत्येक सोडियम जो यहाँ पे मैंने शो करा है, संकेतित किया है, सोडियम है वो अन्य 6 क्लोराइड आयनों से घिरा होता है और इसी प्रकार से प्रत्येक क्लोराइड आयन अन्य 6 सोडियम आयनों से घिरा हुआ होता है। कैसे देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये इस सोडियम की बात कर रहे हैं, ये 6 क्लोराइड से घिरा हुआ। कौन कौन से 6 क्लोराइड, 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे 6 क्लोराइड से घिरा हुआ है और इसी प्रकार से जो क्लोराइड है वह भी अन्य 6 सोडियम आयनों से घिरा हुआ होता है। नेक्स्ट जो कैटेगरी दी है हमें यहाँ पे वो है धात्विक ठोस, मेटालिक सॉलिड्स। धात्विक ठोस में अवयवी कण होते हैं धातु धनायन, धातु धनायन अवयवी कण होते हैं। धातुओं में क्या होता है कि जो धातु परमाणु होता है उसका जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ढीले बंधे हुए होते हैं और ढीले बंधे हुए होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन संपूर्ण धातु की सतह पर विस्थानीकृत होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में उपस्थित होते हैं और धातु के धनायनों के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉनों के समुद्र के समान स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसा कि यहाँ पे शो किया गया है, जो ग्रे पार्टिकल्स है वो धातु धनायन है और जो ऑरेंज पार्टिकल्स है वे इलेक्ट्रॉन्स हैं।
यहाँ पे देखिए जो ऑरेंज भाग है पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनों से बना हुआ है। जो ऑरेंज पार्ट है वो पूरा किससे मेड है? इलेक्ट्रॉनों से। ये वाला, ये सारे के सारे क्या हैं? इलेक्ट्रॉन से। और इनके बीच में कौन उपस्थित है? धातु धनायन है। तो यहाँ पे चारों ओर इलेक्ट्रॉनों का एक समुद्र उपस्थित है, इसमें धातु धनायन उपस्थित है। इसी प्रॉपर्टी के कारण जो धातुएं हैं वो ठोस और द्रव, इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के कारण ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं में विद्युत का चालन करती हैं। ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं में विद्युत का चालन करती है, जबकि पीछे हमने डिस्कस किया था कि जो आयनिक ठोस है वो केवल द्रव अवस्था में ही विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर द्रव अवस्था में ही मुक्त आयन उपस्थित होते थे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है एग्जाम में कि कॉपर ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं में विद्युत का चालन करता है, जबकि UCl2 केवल विलीन अवस्था में ही विद्युत का चालन करता है। तो यहाँ पे आंसर स्पष्ट हो जाता है। कॉपर किस कैटेगरी में रखेंगे? धात्विक ठोस में रखेंगे, जो ठोस और द्रव दोनों में कर रहा है। और कॉपर क्लोराइड किस कैटेगरी का है? आयनिक ठोस है। और आयनिक ठोस केवल विलीन अवस्था में विद्युत का चालन करेंगे, क्योंकि विलीन अवस्था में मुक्त आयन प्राप्त होते हैं। आगे इसके पश्चात जो नेक्स्ट कैटेगरी हमें दी गई है इसमें क्लासिफिकेशन में, वो है सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस, जिसे कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स भी कहते हैं। इसका एक अन्य नाम भी है विशाल अणु। विशाल अणु, देखिए नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पे जो अणु है उसमें किस प्रकार के बंध उपस्थित है? सहसंयोजक बंध उपस्थित है। इस प्रकार का जो ठोस है उसमें सहसंयोजक बंध उपस्थित होंगे, और सहसंयोजक बंध के कारण यहाँ पे एक विशाल अणु, एक बहुत ही बड़े जो वृहद क्षेत्र पे एक नेटवर्क का निर्माण होगा। इसीलिए नाम क्या दिया गया? नेटवर्क ठोस दिया गया है। इसके जो उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स हम देखें तो इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, दो वेल नोन एग्जाम्पल्स यहाँ पे हीरा और ग्रेफाइट। हीरे की बात करें तो हीरा विद्युत का कुचालक होता है, इसका गलनांक और क्वथनांक अत्यंत उच्च होता है। गलनांक और क्वथनांक डिसाइड किया जाता है परमाणुओं के मध्य पाए जाने वाले या अणुओं के मध्य पाए जाने वाले बल के द्वारा। तो यहाँ पे स्थिति क्या है? कार्बन, हीरे में प्रत्येक एक कार्बन अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से चतुष्फलकीय व्यवस्था में जुड़ा हुआ होता है, जहां इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। प्रबल सहसंयोजक बंधों का निर्माण होता है, इसलिए इसके गलनांक और क्वथनांक अत्यंत उच्च होते हैं। वहीं सहसंयोजक ठोसों में एक एग्जाम्पल है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी एक सहसंयोजक नेटवर्क ठोस है, परंतु फिर भी यह विद्युत का चालन करता है। रीजन, यहाँ पे कार्बन प्रत्येक कार्बन से अन्य 3 कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, परंतु एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो कार्बन के पास है वो संपूर्ण परत पर विस्थानीकृत होता है। इसीलिए ये परत क्या होती है? एक दूसरे पर फिसल सकती है, और इसी इलेक्ट्रॉन के कारण ग्रेफाइट के द्वारा विद्युत का चालन किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन फिर से एक RBSc बोर्ड के हिसाब से महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि उस सहसंयोजक ठोस का उदाहरण दीजिए जो विद्युत का चालक होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ग्रेफाइट। तो यहाँ पे जो ठोस के प्रकार थे वो मैंने बता दिए। क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं, एक तो उस ठोस का उदाहरण दीजिए, अध्रुवीय आणविक ठोस का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पे अवेलेबल है, तो आंसर होगा आयोडीन। दूसरा प्रश्न आयनिक ठोस और धात्विक ठोस से संबंधित है। धात्विक ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं में विद्युत का चालन करते हैं, जबकि आयनिक ठोस अवस्था में तो ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं, परंतु विलयन द्रव अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। और एक सहसंयोजक नेटवर्क ठोस का उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे उदाहरण होगा आपका ग्रेफाइट। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और पसंद आई हो तो लाइक कर दें, अन्यथा पास में डिसलाइक का बटन है वो आप यूज़ कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगली क्लास में। अपना फीडबैक मुझे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर दें, ताकि अगली क्लास पे मैं और ज़्यादा काम कर पाऊँ। थैंक यू वेरी मच।